हेलो बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल। दिस इज योर वेरी ऑन पेन फिजिशियन एंड बायोलॉजी गुरु डॉक्टर अंशुमन अग्रवाल। वंस अगेन स्टार्ट करते हैं बच्चों लास्ट लेक्चर ऑफ चैप्टर प्लांट किंगडम। तो आज एक और चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे बच्चों। हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ऑलरेडी बच्चों हम टेरिडोफाइट्स तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो हमें पढ़ना है वो मेनली जिम्नोस्पर्म्स पढ़ना है और लाइफ साइकिल के बारे में हम मेनली बात करेंगे। एंजियोस्पर्म्स जो हैं वो हम डिटेल में ऑलरेडी पैरेलल में पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में। एक्चुअली जो मेन फीचर यहाँ पर बता रखा है एंजियोस्पर्म्स का, वो उनका रिप्रोडक्शन ही बता रखा है इस चैप्टर के अंदर। जो बच्चे 12th में हैं वो इस चीज से रिलेट कर लेंगे क्योंकि उनको मैंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ाया है। तो उन बच्चों के लिए जो 11th में है उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ पर जो बच्चे एंजियोस्पर्म्स में आपको एक्सप्लेन कर रखा है वो बहुत अच्छे से, बहुत फाइन वे में, माइक्रो लेवल पे अभी हमें समझ में नहीं आएगा क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स अपने आप में एक पूरा चैप्टर है, बहुत बड़ा डिटेल्ड टॉपिक है और उसको एनसीईआरटी ने इस चैप्टर में एंजियोस्पर्म्स वाले टॉपिक में मुश्किल से 7-8 लाइनों में समझाने की कोशिश करी है, जो पॉसिबल नहीं है, जो अपना आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है 12th क्लास के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो यहाँ पर मैं आपसे इतना कहूंगा कि जितना जिस तरह से एक सिंपल वे में मैं आपको चीजें बताऊंगा उतना अभी याद रखेंगे, फिर आप 12th का चैप्टर जब पढ़ते हैं तब आपको चीजें बहुत अच्छे से डिटेल में समझ में आ जाएगी। इनफैक्ट मैं तो आपसे कहूंगा कि भाई आप लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स के लेक्चर भी देख लेना चैनल के ऊपर। जो बच्चे 11th में उनको भी कह रहा हूं, तो आपको प्लांट किंगडम में एंजियोस्पर्म्स वाले टॉपिक में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म्स पढ़ेंगे, फिर एंजियोस्पर्म्स देखेंगे। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं दे रखा है एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स दोनों ही एनसीईआरटी ने। अल्टीमेटली लाइफ साइकिल्स की बात करेंगे, वहां से क्वेश्चन बनता है बच्चों। ठीक है, वंस अगेन गुड इवनिंग। जिम्नोस्पर्म्स बच्चों, जिम्नोस्पर्म वर्ड का मीनिंग क्या है सबसे पहले ये देखते हैं। जिम्नोस मींस नेकेड, स्पर्मा मींस सीड्स। ऐसे प्लांट्स जिनमें सीड्स फ्रूट से कवर्ड नहीं होते, नेकेड होते हैं, है ना। जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनमें हम देखते हैं, जैसे हम आम खाते हैं, हम एप्पल खाते हैं, सब में आपको क्या मिलते हैं, बीच में सीड्स मिलते हैं बच्चों। ठीक है, लेकिन जिम्नोस्पर्म्स में आपको सीड्स के अराउंड फ्रूट लाइक स्ट्रक्चर नहीं देखने को मिलेगा, नेकेड सीड्स होते हैं बच्चों। दिस इज द डिफरेंस, मेन डिफरेंस बिटवीन जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, सो जिम्नोस्पर्म्स, that is plants with naked seeds, are plants in which the ovules are not enclosed by any ovary wall and remain exposed both before and after fertilization। जब हम पढ़ते हैं बच्चों फ्लावर्स के पार्ट्स पढ़ते हैं एंजियोस्पर्म्स के अंदर, फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर, तो वहां पर हम देखते हैं जो गायनोशियम होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, उसमें मैंने आपको पार्ट्स बताए थे, ओवरी स्टाइल स्टिग्मा, और जो ओवरी वाला नीचे का बल्जिंग पार्ट होता है बच्चों फ्लावर में, जो बच्चे 11th में उनके लिए इस तरह का स्ट्रक्चर होता है ना बच्चों। ठीक है, तो ये जो नीचे का बल्जिंग पार्ट होता है फ्लावर में, कार्पल के अंदर यानी पिस्टल के अंदर, इसको हम ओवरी कहते हैं। इसके अंदर सीड का फॉर्मेशन होता है। तो फ्लावरिंग प्लांट्स में क्योंकि अंदर सीड बन रहा है और बाहर ओवरी, तो ये जो बाहर वाला पार्ट है बच्चों ये फ्रूट बनाता है, ओवरी फ्रूट बनाती है। लेकिन क्योंकि यहां पर एनसीईआरटी क्या कह रही है, जिम्नोस्पर्म्स में अंदर ओव्यूल तो है जिससे सीड बन रहा है, लेकिन बाहर का ओवरी वाला पार्ट नहीं है। तो सीड तो बनेगा लेकिन उसके आसपास फ्रूट को बनाने वाली क्योंकि ओवरी नहीं है तो फ्रूट फॉर्मेशन भी नहीं होगा। ठीक है, तो सीड्स विल बी देयर बट नो फ्रूट फॉर्मेशन। द सीड्स दैट डेवलप पोस्ट फर्टिलाइजेशन आर नॉट कवर्ड, दैट इज दे आर नेकेड। जिम्नोस्पर्म्स इंक्लूड मीडियम साइज ट्रीज और टॉल ट्रीज एंड श्रब्स। ठीक है, तो बहुत छोटे प्लांट्स आपको इसमें नहीं मिलेंगे, जनरली थोड़े लंबे प्लांट्स आपको देखने को मिलते हैं, श्रब्स भी मिल जाएगी। वन ऑफ द जिम्नोस्पर्म्स, आपको एग्जांपल भी देखा है कि कितने लंबे लंबे ट्रीज आपको जिम्नोस्पर्म्स में मिल सकते हैं। द जायंट रेडवुड ट्री, नाम क्या है बच्चों, सिकोया, इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज इन द वर्ल्ड बच्चों, याद रखना है। द रूट्स आर जनरली टैप रूट्स। रूट्स के टाइप कहां पढ़ेंगे बच्चों हम मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स चैप्टर के अंदर। ठीक है, जब वहां पर हम पढ़ेंगे तो रूट्स का क्लासिफिकेशन करेंगे, टैप रूट, फाइब्रस रूट। तो अभी डिटेलिंग में जाने की जरूरत नहीं है कि टैप रूट क्या होती है, फाइब्रस रूट क्या होती है, अभी सिर्फ याद कर लो। टैप रूट और कोरेलोइड रूट्स, दो वर्ड अभी आपको याद रखने हैं बच्चों, आ जाएगा आगे। ठीक है, तो टैप रूट्स बच्चों, टैप रूट्स में थोड़ा सा मैं बता देता हूं। यहाँ पर बच्चों टैप रूट में होता क्या है कि पहले एक प्राइमरी रूट होती है और उससे, है ना, इस तरह से ब्रांचेस निकलती, ठीक है, दैट इज टैप रूट। फिर रूट्स इन सम जेनेरा, कुछ जो मेंबर्स होते हैं जिम्नोस्पर्म्स में, ये बात हम पहले भी कर चुके हैं, उनमें जो रूट्स होती है वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करती है फंजाई के साथ।
उनके साथ फंगस एसोसिएटेड होती है। फंगस के लिए वर्ड यूज करते हैं बच्चों माइको वर्ड, रूट्स के लिए राइजा वर्ड, है ना। तो ऐसी एसोसिएशन जहां पर फंगस और रूट्स आपस में सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो कर रहे हैं, दैट एसोसिएशन इज नोन एज माइकोराइजा। फॉर एग्जांपल कहां मिलेगी इस तरह की एसोसिएशन आपको? पाइनस के अंदर। क्या फायदा होता है? जो फंगस है बच्चों वो रूट्स को पानी सॉइल में से न्यूट्रिएंट्स को, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने में मदद करती है, पर्टिकुलरली मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने में मदद करेगी, और बदले में फंगस को वहां पर ग्रो करने के लिए एक बेस मिल रहा है, सबस्ट्रेटम मिल रहा है और फूड मिलता है बच्चों, ठीक है। वाइल कुछ जिम्नोस्पर्म्स में, फॉर एग्जांपल साइकस, तो दो एग्जांपल्स आपको यहां पर याद रखने हैं, एक पाइनस माइकोराइजा के केस में और साइकस आपको याद रखना है बच्चों इन द केस ऑफ कोरेलॉइड रूट्स, है ना। कोरेलॉइड रूट्स कैसी रूट्स होती है? ऐसी रूट्स जो किसके साथ एसोसिएटेड होती है बच्चों? साइनोबैक्टीरिया यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी, ऐसी ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है ना। जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट नाइट्रोजन है या जो फ्री नाइट्रोजन है उसको यूटिलाइजेबल कंपाउंड्स में कन्वर्ट करने का काम करती है ये ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया, ताकि जब रूट्स के साथ ये नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया एसोसिएटेड होंगे तो वो रूट्स को मिट्टी में से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करके यूटिलाइज करने में मदद करेंगे। क्यों? क्योंकि वो फ्री नाइट्रोजन को नाइट्रोजन कंपाउंड्स के फॉर्म में फिक्स कर देते हैं जो एब्जॉर्बेबल होते हैं पानी के साथ। आया नहीं आया यहां तक समझ में? है ना। तो देखो कंसेप्ट समझोगे तो फैक्ट्स भी याद रहेंगे। कहना क्या चाह रहा हूं, यदि कंसेप्ट समझ में आ गया तो एग्जांपल्स को याद रखना आसान होता है, क्योंकि चीजें कनेक्ट हो जाती है और एक मेमोरी बन जाती है पिक्चर की स्टोरी की तरह। तो हमें माइकोराइजा का कंसेप्ट याद है, क्या फायदा है, होता क्या है, तो पाइनस याद रह जाएगा। कोरेलॉइड रूट्स क्या होती है, क्यों साइनोबैक्टीरिया से एसोसिएटेड होती है, क्या फायदा मिलता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, तो हमें साइकस एग्जांपल भी याद रह जाएगा। आगे बात समझ में क्लियर? ठीक है, यहां तक सारे पॉइंट्स क्लियर। द स्टेम्स आर अनब्रांच्ड लाइक इन साइकस और ब्रांच लाइक इन पाइनस और सेडरस। तो कुल मिलाकर स्टेम्स में कोई स्पेशल पॉइंट नहीं है, ब्रांच और अनब्रांच दोनों तरह की मिल सकती है। कुल मिलाकर एग्जांपल्स याद रखने, आपसे पूछे ऐसा जिम्नोस्पर्म बताओ जिसमें अनब्रांच्ड स्टेम होती है तो साइकस और ब्रांच्ड होती है तो पाइनस एंड सेडरस बच्चों। द लीव्स में भी सिंपल और कंपाउंड, सिंपल और कंपाउंड लीव्स अगेन मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर हम पढ़ेंगे बच्चों। इन साइकस द पिनेट लीव्स परसिस्ट फॉर अ फ्यू ईयर्स। तो साइकस अगेन यहाँ पर एग्जांपल है, पिनेटली कंपाउंड लीव्स होती है बच्चों। यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस आपको बता देता हूं बच्चों सिंपल और कंपाउंड लीव्स के अंदर। देखो सिंपल लीव्स में क्या होता है कि सिंगल लीफ ब्लेड होगी, लेकिन जो कंपाउंड लीव्स होती है बच्चों उनमें आपको मल्टीपल यहां पर इस तरह से लीफ प्लेट्स मिलेगी। मेन डिफरेंस तो यही होता है, जो डिटेल्ड डिफरेंसेस है इनमें भी जो सब क्लासिफिकेशन है, कैटेगरीज है, डिफरेंसेस है, वो हम देखेंगे अगेन इन द मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, तो अभी के लिए इतना याद रख लो कि भाई दोनों तरह की लीव्स मिल सकती है, सिंपल लीव्स भी मिल सकती है, कंपाउंड लीव्स भी मिल सकती है। कंपाउंड लीव्स पिन्नेट हम देखेंगे आगे, कंपाउंड पिनेटली कंपाउंड लीव्स क्या होती है, तो साइकस में पिनेट लीव्स भी होती है। लेकिन मेन पॉइंट ये है, ये आपसे कोई नहीं पूछेगा, आपसे ये चीज पूछी जाएगी कि द लीव्स इन जिम्नोस्पर्म्स आर वेल अडेप्टेड टू विथस्टैंड एक्सट्रीम्स ऑफ टेंपरेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड। इन कॉनिफर्स मॉडिफिकेशंस देखने को मिलते हैं इनके लीव्स के अंदर, है ना। ठंडे इलाकों में भी ये काफी मिलेंगे आपको। तो वहां पर क्या होता है, निडल लाइक लीव्स होती है ताकि सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाए। ठीक है, देयर थिक क्यूटिकल एंड संकन स्टोमेटा आल्सो हेल्प टू रिड्यूस वाटर लॉस। आगे बात समझ में, तो ठंडे एनवायरनमेंट में खुद को बचाने के लिए, सर्वाइव करने के लिए निडल लाइक लीव्स आपको देखने को मिलेगी। पानी का लॉस कम हो उसके लिए संकन स्टोमेटा, डीप स्टोमेटा होंगे ताकि इजिली जो पानी का लॉस है वो नहीं हो उनके थ्रू। प्लस थिक क्यूटिकल, वैक्सी, है ना, मोम की तरह की कवरिंग आपको लीव्स के ऊपर मिलेगी जिसकी वजह से ट्रांसपिरेशन के थ्रू वाटर लॉस कम से कम हो बच्चों। तो ये मॉडिफिकेशंस ऑफ लीव्स मेनली यहाँ से पूछे जाते हैं। ये कोई नहीं पूछता आपसे कि भाई सिंपल लीव्स मिलेगी या कंपाउंड लीव्स मिलेगी, क्योंकि दोनों तरह की मिलती है। हाँ, दोनों में से कोई एक तरह की मिल रही होती तो क्वेश्चन बनता। इसीलिए मैंने आपको बोला कि कभी आपसे ये नहीं पूछेगा कोई कि जिम्नोस्पर्म्स में ब्रांच्ड स्टेम होती है या अनब्रांच्ड, क्योंकि दोनों तरह की, कोई एक ही मिलती सब में तो वहां से क्वेश्चन बनता है। हाँ, लेकिन क्योंकि आपको ब्रांच्ड का अलग एग्जांपल दे रखा है, अनब्रांच्ड का अलग एग्जांपल दे रखा है, तो स्पेसिफिकली एग्जांपल्स जरूर पूछे जा सकते हैं। तो कभी क्वेश्चन ये नहीं बनेगा कि ब्रांच या अनब्रांच मिलती है। हाँ, डायरेक्ट आ सकता है ब्रांच्ड स्टेम जिम्नोस्पर्म का एग्जांपल बताओ, अनब्रांच्ड स्टेम जिम्नोस्पर्म का एग्जांपल बताओ। लीव्स में सिंपल या कंपाउंड मिलती है, इस पर क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन मॉडिफिकेशंस क्या होती है और क्यों होती है वो क्वेश्चन यहां से बनेगा। तो ये चीज भी अब जैसे जैसे बच्चों आप आगे बढ़ रहे हो, मैं आपको इतनी चीजें बताता हूं, तो ये चीज आइडेंटिफाई करना सीखो कि जो भी आप पढ़ रहे हो उसमें से क्वेश्चन किस तरह से बन सकता है,
कहां से बन सकता है और कहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस ज्यादा है। चलो, The gymnosperms are heterosporous, they produce haploid microspores and megaspores। तो इसके पहले जो बच्चों अपन पढ़ रहे थे वहां पर हम देख रहे थे कि मेनली होमोस्पोरस कंडीशंस ज्यादा देखने को मिल रही थी और कुछ में हेटेरोस्पोरस कंडीशन थी, मतलब ज्यादातर मेंबर्स के अंदर एक जैसे स्पोर्स बन रहे थे, हाँ कुछ जगह पर डिफरेंट स्पोर्स बन रहे थे। लेकिन यहाँ पर यदि हम बात करें बच्चों जिम्नोस्पर्म्स में, तो सारे मेंबर्स कैसे हैं, हेटेरोस्पोरस हैं, दोनों तरह के आपको स्पोर्स मिलेंगे, माइक्रो एज वेल एज मेगा। ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में मैंने बता दिया था प्लांट किंगडम की कि जो माइक्रोस्पोर्स हैं वो मेल गेमेटोफाइट बनाते हैं और जो मेगा स्पोर्स हैं वो फीमेल गेमेटोफाइट बनाते हैं बच्चों। The two kinds of spores are produced within sporangia that are borne on sporophylls which are arranged spirally along an axis to form legs और compact strobili। और कौन सी ये चीज हम टेरिडोफाइट्स में भी पढ़ चुके हैं, वापस एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। The strobili bearing microsporophylls and microsporangia are called microsporangiate और मेल स्ट्रोबिलाई, ये भी मैंने आपको बता दिया, मेल स्ट्रक्चर्स हैं जो माइक्रोस्पोर्स वाले हैं। The microspores develop into a male gametophytic generation, मेल गेमेटोफाइट बनाता है माइक्रोस्पोर, यानी कि वो स्ट्रक्चर बनाएगा जो मेल गेमीट बनाएगा, ठीक। गेमेटोफाइट वो स्ट्रक्चर जो गेमीट बनाता है, मेल गेमेटोफाइट वो स्ट्रक्चर जो मेल गेमीट्स बनाएगा। किससे बन रहा है, माइक्रोस्पोर से बन रहा है। अब कैसा है मेल गेमेटोफाइट, यहाँ पर गेमेटोफाइटिक जनरेशन कैसी होती है, मेल गेमेटोफाइट कैसा होता है वो देखेंगे। तो मेल गेमेटोफाइटिक जनरेशन कैसी, यहाँ पर हाईली रिड्यूस्ड एंड इज कन्फाइंड टू ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स। This reduced gametophyte is called a pollen grain. The development of pollen grains takes place within the microsporangia। तो पहली चीज तो इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट ऑन स्पोरोफाइट है, वहीं डेवलप हो रहा है बच्चों, है ना। कहाँ डेवलप हो रहा है, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर ही डेवलप हो रहा है, क्लियर है, ठीक है। दूसरी चीज कैसा है, हाईली रिड्यूस्ड, बहुत ज्यादा कॉन्स्पिकुअस नहीं होता है ना, बहुत ज्यादा वेल डेवलप्ड नहीं होता है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता है, ठीक है। कन्फाइंड ओनली टू अ लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ सेल्स नहीं होगा तो यानी कि बड़ा नहीं होगा। तो रिड्यूस्ड गेमेटोफाइट इसलिए बोला है क्योंकि लेस डेवलप्ड गेमेटोफाइट है, क्या बोलेंगे, पोलन ग्रेन बोलेंगे बच्चों इसको। सेम वर्ड अपन कहाँ यूज करते हैं, एंजियोस्पर्म्स के अंदर भी यूज करते हैं। The cones bearing megasporophylls with ovules और megasporangia are called macrosporangiate और female strobili, क्या बनाएंगे, फीमेल गेमेटोफाइट बनाएंगे। The male और फीमेल कोन्स और स्ट्रोबिलाई में बी born on the same tree like pinus, एक ही ट्री के ऊपर दोनों स्ट्रक्चर्स भी हो सकते हैं like pinus बच्चों। However in cycas male cones and megasporophylls are born on different trees। तो देखो पाइनस साइकस ही चल रहे हैं मेनली एग्जांपल्स में, तो आप एक काम करना, लेक्चर के बाद क्या करना, अपनी जो मैंने आपको बोला था एग्जांपल्स का एक रजिस्टर बना लेना, उसमें इस वाले टॉपिक में एक तरफ पाइनस लिख लेना, एक तरफ साइकस लिख लेना। पाइनस में जो जो फीचर्स हैं वो उसके नीचे, साइकस के अंदर जो जो फीचर्स हैं वो उसके नीचे, जो स्पेशल फीचर्स जो एग्जांपल्स में दे रखे हैं, ताकि आपको बहुत ईजिली फिर पाइनस के एक साथ याद रखना कि पाइनस में ये चीजें मिलती है, साइकस में ये चीजें मिलती है, तो आधा काम आपका हो जाएगा। क्योंकि यहाँ से जो एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन आएगा जिम्नोस्पर्म से, वो या तो पाइनस का आता है या साइकस का आता है, दूसरे एग्जाम्पल्स यूजुअली नहीं आते जिम्नोस्पर्म से बच्चों। The megaspore mother cell is differentiated from one of the cells of the nucellus, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं बच्चों, है ना। मेगास्पोर कैसे बनता है, न्यूसेलस की कोई एक सेल मेगास्पोर मदर सेल बनाती है, उसके अंदर क्या होगा बच्चों, मियोसिस होगा। द न्यूसेलस क्या है, न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है अराउंड द ओव्यूल बच्चों, जिसके आसपास एनवलप यानी कि कवरिंग्स यानी कि इंटीग्यूमेंट्स होती है। द ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन मेगास्पोरोफिल्स व्हिच मे बी क्लस्टर्ड टू फॉर्म द फीमेल कॉन्स। द मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड्स मियोटिकली, मैंने क्या बोला, न्यूसेलस क्या स्ट्रक्चर है समझो सिंपल वे में, ओव्यूल, मान लो ये ओव्यूल है जिससे क्या बनेगा, सीड बनेगा, इसके आसपास इस ओव्यूल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए फूड को स्टोर करके रखने वाला एक टिश्यू प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं न्यूसेलस। उस न्यूसेलस की कोई एक सेल मेगास्पोर मदर सेल बनाती है, वो मेगास्पोर मदर सेल अंडरगोज मियोटिक डिवीजन, उसमें मियोसिस होता है, मियोसिस होगा तो 4 मेगास्पोर्स बनेंगे, उनमें से कोई एक मेगास्पोर आगे फीमेल गेमिट बनाएगा बच्चों, है ना। द मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड्स म्योटिकली टू फॉर्म 4 मेगास्पोर्स। One of the megaspores enclosed within the megasporangium develops into a multicellular female gametophyte that bears 2 or more archegonia। archegonia वर्ड पहले आ गया है बच्चों, टेरिडोफाइट्स में भी आया था, फीमेल सेक्स ऑर्गन्स के लिए हम कहते हैं। तो यहाँ पर 2 या 2 से ज्यादा फीमेल सेक्स ऑर्गन्स बनेगी। द मल्टीसेलुलर फीमेल गेमेटोफाइट इज ऑल्सो रिटेन्ड विद इन द मेगास्पोरेंजियम। तो यहाँ पर भी इंडिपेंडेंट गेमेटोफाइट नहीं है, चाहे मेल गेमेटोफाइट हो चाहे फीमेल गेमेटोफाइट हो, जहां स्पोर्स बन रहे हैं वहीं डेवलप होते हैं, यानी कि डिपेंडेंट ऑन स्पोरोफाइट होते हैं बच्चों, याद रखना ये पॉइंट।
Unlike bryophytes and pteridophytes in gymnosperms, the male and the female gametophytes do not have an independent free living existence. Just अभी मैंने आपको ये पॉइंट बोला है, समझ में आ गया होगा. They remain within the sporangia, और sporangia मेन प्लांट बॉडी पे डेवलप हुआ है जिसको हम स्पोरोफाइट कहते हैं. ऑलरेडी लास्ट 3 लेक्चर से ये वर्ड बार बार चल रहे हैं, स्पोरोफाइट, गैमेटोफाइट, तो अब तक क्लियर हो जाने चाहिए बच्चों. Retained on the sporophytes. The pollen grain is released from the microsporangium. They are carried in air currents and come in contact with the opening of the ovules borne on megasporophylls. तो जो pollen grains हैं जो कि मेल गेमेटोफाइट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिनके अंदर मेल गेमेट्स बनेंगे, वो यूजुअली यहाँ पर जो पॉलिनेशन होता है मेनली वो विंड के थ्रू होता है बच्चों. दे विल कम इन कॉन्टेक्ट विद द ओव्यूल, या हम कह सकते हैं आर्चिगोनिया, दैट इज द फीमेल सेक्स ऑर्गन, जहां पर फर्टिलाइजेशन होगा. पोलन ट्यूब बनेगी जैसे एंजियोस्पर्म्स में बनती है, कैरिंग द मेल गेमेट्स ग्रोस टुवर्ड्स द आर्चिगोनिया एंड द ओव्यूल्स and discharge their contents near the mouth of the archegonia. कंटेंट क्या है यहाँ पर? मेल गेमेट्स बच्चों. ठीक है. फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन zygote develops into an embryo. Following fertilization zygote develops into an embryo and the ovules into seeds. These seeds are not covered. आगे बात समझ में? यहां तक बेटा कोई भी डाउट हो यू कैन आस्क मी. एग्जाम्पल्स यहाँ पर दे रखे हैं, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. एनसीईआरटी में 3 डायग्राम्स आपको जिम्नोस्पर्म से रिलेटेड दे रखे हैं. ए वाला साइकस का है, बी वाला पाइनस का है और सी वाला जिंकगो का है. उसमें कुछ लेबलिंग्स भी है, आपको पता होनी चाहिए. इन लेबलिंग्स के बारे में कोई बात नहीं हो रखी है बच्चों थ्योरी के अंदर, बट क्योंकि डायग्राम में दे रखी है क्वेश्चन बन सकता है. लॉन्ग शूट की जगह ए दे देंगे, ड्वार्फ शूट की जगह बी दे देंगे, बताओ ए और बी क्या है. फिर आप ये मत कहना सर थ्योरी में तो था ही नहीं तो हम तो करके नहीं गए. भाई थ्योरी में नहीं है, लेकिन क्योंकि एनसीईआरटी ने डायग्राम में दिया है तो पता होना चाहिए. हमें हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के हिसाब से तैयारी करनी है. हमें एक नंबर भी नहीं कटवाना हमारा तो साहब. ठीक है. तो सारे एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए, सारे डायग्राम्स का आइडेंटिफिकेशन पता होना चाहिए. डायग्राम आ जाए तो पता होना चाहिए साइकस का है, ये वाला आ जाए तो पता होना चाहिए पाइनस का है, ये वाला आ जाए तो पता होना चाहिए जिंगो का है. एग्जाम्पल डायग्राम बेस्ड यदि क्वेश्चन आएंगे तो एनसीईआरटी से ही डायग्राम उठाए जाएंगे, बाहर से यूजुअली डायग्राम नहीं उठाते नीट पेपर के अंदर बच्चों. ठीक, आगे बढ़ते हैं. यहां तक होगी. एक मिनट बच्चों, है ना, जस्ट अ मिनट. एक नोट्स फाइल में और डाउनलोड कर लूं. एक मिनट बच्चों.
चलो भाई आगे बात करते हैं एंजियोस्पर्म्स के बारे में। यहां तक हो गया था अपना जिम्नोस्पर्म्स के, अपन ने डायग्राम्स देख लिए थे। चलो एंजियोस्पर्म्स बच्चों, एंजियोस्पर्म्स फ्लावरिंग प्लांट्स को अपन बोलते हैं। तो क्या डिफरेंस है ऑलरेडी अपन बात कर चुके हैं। अनलाइक द जिम्नोस्पर्म्स, unlike the gymnosperms where the ovules are naked, in the angiosperms or flowering plants pollen grains and ovules are developed in specialized structures called flowers, है ना। और फ्लावर का स्ट्रक्चर ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर। जो बच्चे 11th में हैं उनके लिए मैं यहाँ पर एक सिंपल सा डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ बच्चों। फ्लावर में आप एक स्टॉक देखते हैं, फिर सेपल्स होती है बच्चों ग्रीन कलर की, फिर कलरफुल पेटल्स होती है, ठीक है। उसके बाद बच्चों जो हमारे यहाँ पर काम के स्ट्रक्चर्स हैं वो होते हैं एक तो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स जिनको हम स्टेमन्स कहते हैं, ठीक है, और एक फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जिसको हम कार्पल या पिस्टल कहते हैं, जो इस तरीके का होता है, बीच में जो मैंने रेड कलर से बनाया बच्चों। अब ये जो कार्पल या पिस्टल है इसमें नीचे का जो स्वोलन पार्ट है दिस इज कॉल्ड एज ओवरी, और इसके अंदर ओव्यूल होगा जिसके अंदर, जिससे क्या बनेगा अल्टीमेटली सीड बनेगा बच्चों। तो अंदर जो ओव्यूल होगा दैट विल फॉर्म द सीड, और बाहर जो ओवरी वाला पार्ट है वो फ्रूट बनाने का काम करता है बच्चों। क्लियर यहां तक। इन एंजियोस्पर्म्स द सीड्स आर एनक्लोज्ड इन fruits. The angiosperms are exceptionally large group of plants occurring in wide range of habitats. कई जगह आपको मिल जाएंगे, ऑलमोस्ट सब हैबिटेट्स में मिलते हैं। They range in size from the smallest वुल्फिया, तो सबसे छोटा आपसे पूछे एंजियोस्पर्म्स वुल्फिया एग्जांपल याद रखना है, और लंबे लंबे ट्रीज भी हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल यूकेलिप्टस जिनकी हाइट 100 मीटर से भी ज्यादा होती है। तो दो एग्जांपल्स यहाँ पर आगे, ये आपको याद रखने हैं बच्चों। They provide us with food, fodder, fuel, medicine, several other commercially important products. बहुत सारी काम की चीजें मिलती है, याद रखने की जरूरत नहीं है, सबको पता है। They are divided into two classes, dicots and monocots. ये भी हम जब फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे बच्चों मॉर्फोलॉजी एंटोमी, वहां पर ये चीजें आ जाती है डाइकोट मोनोकोट्स के बारे में। द डाइकोटिलेडन्स, अभी सिर्फ बेसिक्स के बारे में बात होगी यहाँ पर, तो अभी ज्यादा दिमाग लगाने की चिंता करने की जरूरत नहीं कि सर डाइकोट हमें तो समझ में नहीं आया, मोनोकोट समझ में नहीं आया, मॉर्फोलॉजी में सब समझ में आ जाएगा। The dicots are characterized by seeds having two cotyledons, reticulate venation in leaves, and tetramerous or pentamerous flowers that is having 4 or 5 members in each floral whorls. बहुत सिंपल वे में समझाऊंगा, तीन फीचर्स आपको यहाँ पर दिए डाइकोट्स के। सीड में दो कोटिलेडोन्स होंगे, यदि सिंगल कोटिलेडन है तो मोनोकोट कहलाता है। कोटिलेडोन्स क्या होते हैं अभी हो सकता है चीजें समझ में नहीं आए, मॉर्फोलॉजी में समझ में, अभी सिर्फ इतना याद रख लो, सीड में दो कोटिलेडोन है तो डाइकोट, एक है तो मोनोकोट। दूसरी चीज क्या दिया है, जो डाइकोट्स होते हैं उनके अंदर लीव्स के अंदर रेटिकुलेट विनेशन होता है। कैसे याद रखेंगे, सबसे पहले आप क्या याद रखो, देखो ये लीफ एक, ठीक, ये बीच की मिडरिप कहलाती है। अब यहां पर आपने देखा होगा कुछ पत्तियां ऐसी होती है जिनमें आपको इस तरह से लीफ के अंदर आप देखोगे ये जो वेन्स होती है ना, इनका एक जाला देखने को मिलता है। रेटिकुलेट वर्ड का मतलब ही क्या होता है, अ नेटवर्क, अ मैश, एक जाल। तो ऐसी लीव्स जिनके अंदर ये जो वेन्स है बच्चों, इनका जो अरेंजमेंट है एक जाल के फॉर्म में है, तो ऐसी लीव्स कहां देखने को मिलती है, डाइकोट्स के अंदर देखने को मिलती है बच्चों। आगे बात समझ में, तो डाइकोट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय सीड्स विद टू कोटिलेडोन्स, रेटिकुलेट वेनेशन इन लीव्स, और तीसरा क्या दिया है, टेट्रामरस और पेंटामरस फ्लावर्स। मतलब फ्लावर्स के अंदर बच्चों अभी जो हमने बनाया ना, वर्ल्स बनाए, सेपल्स बनाई, पेटल्स बनाई, तो ये सेपल्स पेटल्स जो हैं या तो 4 होंगी टेट्रामरस, या पेंटामरस 5 होगी, या इनके मल्टीपल्स में 8, 10 इस तरीके से। आगे बात समझ में, तो ये तीन कैरेक्टर अभी के लिए याद रखो, बाकी डाइकोट्स मोनोकोट्स में और भी डिफरेंसेस होते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, अभी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मोनोकोट्स में भी इसी तरह से तीन, ये तीनों ही आपको कंपेरिजन में दे रखे हैं पॉइंट्स। सीड्स विद सिंगल कोटिलेडॉन, विनेशन कैसा होगा, पैरेलल, पैरेलल का मतलब इस तरीके से। क्लियर है बच्चों, ठीक है, पैरेलल विनेशन आपको देखने को मिलेगा। ट्राइमरस फ्लावर्स मिलेंगे, 3 मेंबर्स इन ईच फ्लोरल वर्ल्स। जो ये 4 वर्ल्स हम देखते हैं बच्चों, सेपल्स, पेटल्स, जो स्टेमन्स हैं और जो पिस्टिल है बच्चों, इनमें आपको जो नंबर ऑफ मेंबर्स मिलेगा हर वर्ल के अंदर,
सेपल्स का नंबर 3, पेटल्स का नंबर 3, इनका नंबर 3, इस तरीके से चीजें आपको देखने को मिलती है। तो 3 या 3 के मल्टीपल में है फ्लावर्स के अंदर जो मेंबर्स हैं बच्चों उनका नंबर, तो फिर वो मोनोकोट का फ्लावर है, इसका मतलब वो प्लांट मोनोकोट है। 4 या 5 है तो डाइकोट। इन जनरल हम बात कर रहे हैं, एक्सेप्शंस आपको बायोलॉजी में ऑलमोस्ट हर जगह देखने को मिल जाएंगे। एग्जांपल्स दे रखे हैं, डायग्राम आइडेंटिफिकेशन आना चाहिए। पहला आपको डाइकोट का दे रखा है, दूसरा आपको मोनोकोट का दे रखा है बच्चों, है ना, ग्रासेस। फिर द मेल सेक्स ऑर्गन इन अ फ्लावर इज द स्टेमन, जो किसको रिप्रेजेंट करता है, एंड्रोशियम को रिप्रेजेंट करता है। स्टेमन का स्ट्रक्चर अगेन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर बहुत अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन करा है। यहाँ पर मैंने ड्रॉ भी करा है बच्चों। तो यहाँ पर ये जो पर्पल कलर से हमने बनाया ये एक स्टेमन है, इसमें जो लंबा स्टॉक लाइक डंडी की जैसा पार्ट है ये क्या है, ये कहलाता है फिलामेंट, और ऊपर जो ब्रॉड पार्ट बनाया है वो कहलाता है एंथर। जो पोलन ग्रेन है वो एंथर के अंदर डेवलप होते हैं बच्चों, ठीक है। एक बार देख लेते हैं क्या कह रही है यहाँ पर एनसीईआरटी। The male sex organ in a flower is the stamen. Each stamen consists of a slender filament with an anther at the tip. Within the anthers, the pollen mother cell divide by meiosis to produce microspores. तो एंथर्स के अंदर पोलन्स को बनाने वाली जो सेल है वो पोलन मदर सेल्स कहलाती है, डिप्लॉइड होती है, उनमें मियोसिस होगा, मियोसिस से स्पोर्स बनेंगे जो हेप्लॉइड होंगे, माइक्रोस्पोर्स बोलेंगे उनको। वो माइक्रोस्पोर्स मैच्योर होकर क्या बनाते हैं बच्चों, पोलन ग्रेन्स बनाते हैं। इन पोलन ग्रेन्स के अंदर मेल गेमीट्स बनते हैं, इसीलिए पोलन ग्रेन्स क्या कहलाते हैं, मेल गेमिटोफाइट्स। यहां पर क्या हो गया, मेल गेमिटोफाइट्स, पोलन ग्रेन्स हो गए। द फीमेल सेक्स ऑर्गन इन अ फ्लावर इज द पिस्टल, बीच में बताया था अभी। पिस्टल में 3 पार्ट होंगे बच्चों, कौन कौन से, बेस पर एक स्वोलन ओवरी, बीच में पतला स्टाइल, और ऊपर प्लेटफॉर्म स्टिग्मा जिसके ऊपर पोलन ग्रेन्स आते हैं, लैंड करते हैं बच्चों, है ना। तो पिस्टल कंसिस्ट ऑफ अ स्वोलन ओवरी एट इट्स बेस, a long slender style and stigma. Inside the ovary ovules are present, अभी बताया थोड़ी देर पहले। जनरली each ovule has a megaspore mother cell, वो भी अभी हमने पढ़ा है जिम्नोस्पर्म्स के अंदर, जिसके अंदर अगेन मियोसिस होगा। 4 हेप्लॉइड मेगास्पोर्स बनते हैं, 3 डीजनरेट हो जाते हैं, और एक जो बचता है बच्चों वो क्या बनाता है, एम्ब्रियोसेक। एम्ब्रियोसेक बच्चों यहाँ पर एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। कैसा स्ट्रक्चर होता है यहां पर, ओवरी के अंदर एम्ब्रियोसेक बनेगा बच्चों। एम्ब्रियोसेक में 7 सेल्स होती है ना, ये एम्ब्रियोसेक का स्ट्रक्चर है। अभी जो बच्चे 11th क्लास में हैं उनको बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो परेशान हो जाओगे, है ना। ये जो एम्ब्रियोसेक है बच्चों, इस एम्ब्रियोसेक में सिर्फ अभी आप नाम याद रख लो, एक तरफ का जो एंड होता है वो कहलाता है माइक्रोपाइलर एंड। क्या कहलाता है, माइक्रोपाइलर एंड। दूसरी तरफ का एंड कहलाता है बच्चों चेलेजल एंड। सिर्फ नाम याद रख लो, एम्ब्रियोसेक का एक एंड माइक्रोपाइलर एंड होता है, एक चेलेजल एंड होता है। माइक्रोपाइलर एंड पे जो 3 सेल्स दिख रही है बच्चों, इनमें से 2 सेल्स का नाम होता है सिनर्जिड्स। क्या नाम होता है, सिनर्जिड्स बच्चों। और ये जो तीसरी सेल है, इसका कलर अपन अलग कर लेते हैं, ये जो तीसरी सेल है बच्चों यहां पर इन 3 में से, ये एक्चुअली एग है, यानी कि फीमेल गेमीट। ये फीमेल गेमीट है एक तरीके से, ठीक है। जो चेलेजल एंड है बच्चों, उधर जो 3 सेल्स है, ये तीनों सेल्स मिलकर क्या कहलाती है, तीनों सेल्स मिलकर कहलाती है एंटीपोडल सेल्स या एंटीपोडल्स। तो 3 तो एंटीपोडल सेल्स है चेलेजल एंड पर, 2 सिनर्जिड सेल्स है माइक्रोपाइलर एंड पर, और उसी एंड पर एक एग सेल है यानी कि फीमेल गेमीट है बच्चों। कितनी सेल्स हो गई, 6। 7वीं सेल बीच की है, ये जो बीच की सेल है ये 7वीं सेल है बच्चों, और इसके अंदर 2 न्यूक्लियाई हैं, बाकी सबके अंदर एक एक न्यूक्लियाई था, इसको सेंट्रल सेल कहते हैं। तो 3 एंटीपोडल सेल्स, 2 सिनर्जिड्स, एक एग सेल, एक सेंट्रल सेल्स। कितनी सेल्स होगी, 7। लेकिन क्योंकि सेंट्रल सेल में 2 न्यूक्लियाई हैं जिनको हम 2 पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने हो गए एम्ब्रियोसेक के अंदर बच्चों, 8। तो ये जो एम्ब्रियोसेक यहां पर आप देख रहे हो, जो एंजियोस्पर्म्स में ओवरी के अंदर बनता है, ये 7 सेल्ड बट 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होता है। आगे बात समझ में। और इसमें माइक्रोपाइलर एंड पर ये जो 3 सेल्स है बच्चों, एक एग सेल और 2 सिनर्जिड सेल्स, ये तीनों मिलकर कलेक्टिवली क्या कहलाते हैं, एग अपरेटस।
एग सेल और 2 सिनर्जिड सेल्स तीनों मिलकर क्या कहलाते हैं? एग अपरेटस कहलाते हैं बच्चों। यही चीज यहां पर एनसीईआरटी ने आपको बोल रखी है। ईच एम्ब्रियो सेक हैज 3 सेल्ड एग अपरेटस। 3 सेल्ड एग अपरेटस होता है जिसमें एक एग सेल और 2 सिनर्जिड्स होते हैं। इसके अलावा बच्चों 3 एंटीपोडल सेल्स होती है और 2 पोलर न्यूक्लिया इन द सेंट्रल सेल होते हैं। ये जो पोलर न्यूक्लिया है बच्चों, ये भी आपस में फ्यूज हो जाएंगे अल्टीमेटली टू प्रोड्यूस अ डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो जब ये दोनों फ्यूज हो जाते हैं, है ना, जब ये फ्यूज हो जाएंगे तो बीच में एक डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस बनेगा। अब डिफरेंस क्या है, अलग से डिप्लॉयड क्यों लिख रहा हूं मैं? देखो बच्चों, यहां पर ये जो पूरा एम्ब्रियोसेक बना है, ये इसमें जितनी भी सेल्स है, चाहे एक सेल हो, सिनर्जिड सेल्स हो, एंटीपोडल्स हो, सब हैप्लॉइड है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई थे सेंट्रल सेल में, दोनों फ्यूज हो गए, तो अब सेंट्रल सेल में जो न्यूक्लियस बना है वो एक डिप्लॉयड न्यूक्लियस है और इसीलिए उसको हमने डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस नाम दिया है ना। आगे बात समझ में, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। बाकी जो बच्चे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स के लेक्चर अभी पढ़ रहे हैं पैरेलल में, उनको मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं आ रही होगी, सारी चीजें समझ में आ गई होगी इजीली। Pollen grain after dispersal from the anthers are carried by wind or various other agencies to the stigma of a pistil. This is termed as pollination. और अब जो मैं यहाँ पर पढ़ाऊंगा डबल फर्टिलाइजेशन वाला कंसेप्ट, वही हम कल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स में डिटेल में देखने वाले हैं, डबल फर्टिलाइजेशन बच्चों, है ना। तो पॉलिनेशन ऑलरेडी सबको पता है। पोलन ग्रेन्स वेरियस एजेंट्स, मे बी विंड, मे बी वाटर, मे बी विद द हेल्प ऑफ इंसेक्ट्स, स्टिग्मा पर आते हैं, दैट इज नोन एज पॉलिनेशन बच्चों। अब क्या होता है, ये अभी हमने पिस्टल बनाया था, ये स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। ओवरी के अंदर क्या बना है बच्चों? अपना एम्ब्रियोसेक बना है। आगे बात समझ में, ये माइक्रोपाइलर एंड, ये चले चले। अब क्या होगा, मान लो यहां पर पोलन ग्रेन्स आ गए, ये पोलन ग्रेन्स आ गए, ये पोलन ग्रेन्स क्या करते हैं? जर्मिनेट करते हैं, पोलन ट्यूब बनती है, पोलन ट्यूब बनी, पोलन ट्यूब ग्रो करेगी और किधर से एंटर करेगी? माइक्रोपाइलर एंड से एंटर करेगी इनटू द एम्ब्रियोसेक। कौन मदद करता है इस एंट्री में? ये जो सिनर्जिड सेल्स है बच्चों, 2 सेल्स है ना, ये जो 2 सिनर्जिड सेल्स है, इनमें कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, पेलिफॉर्म स्ट्रक्चर्स उनको या apparatus हम कहते हैं, वो इस जो पोलन ट्यूब है उसको गाइड करते हैं इनटू द एम्ब्रियोसेक कि भाई तुम्हें इधर से एंटर करना है। ये जो पोलन ट्यूब है बच्चों, पोलन ग्रेन्स के अंदर 2 मेल गेमीट होते हैं, ध्यान रखना, हर पोलन ग्रेन में 2 मेल गेमीट आपको मिलेंगे। अभी के लिए इतनी इंफॉर्मेशन बहुत है। तो वो 2 मेल गेमीट इस पोलन ट्यूब में आ जाएंगे। अल्टीमेटली एक मेल गेमीट ये पोलन ट्यूब से अंदर एंटर करेंगे एम्ब्रियोसेक में। एक मेल गेमीट तो किसके साथ फ्यूज करेगा बच्चों? इस एग सेल के साथ। मेल गेमीट हैप्लॉइड, एग सेल हैप्लॉइड, दोनों मिलकर डिप्लॉइड जाइगोट बनाएंगे, जो नॉर्मली बनता है फर्टिलाइजेशन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। लेकिन जो दूसरा मेल गेमीट है वो किसके साथ फ्यूज करता है? वो फ्यूज करता है बीच में जो डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस प्रेजेंट है सेंट्रल सेल में। अब ये जो डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस है, ऑलरेडी डिप्लॉइड न्यूक्लियस, मेल गेमीट हैप्लॉइड, दोनों फ्यूज होंगे, तो अब जो नई सेल बनेगी इन दोनों के फ्यूजन से बच्चों, उसकी प्लॉइडी कितनी होगी? वो ट्रिप्लॉइड होगी। 3 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स उसके अंदर होंगे। तो यहां पर 2 तरह का फर्टिलाइजेशन हो रहा है। एक में मेल गेमीट एक के साथ फर्टिलाइज होकर डिप्लॉइड जाइगोट बना रहा है बच्चों, और एक में जो मेल गेमीट है वो जो डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस उसके साथ फ्यूज होकर प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाता है, जो कि ट्रिप्लॉइड होता है। आगे बात समझ में, जो ये ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस बन रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, यानी कि PEN बोलते हैं। पूरा कंसेप्ट आया समझ में? एक बार रीड आउट कर लेते हैं। The pollen grains germinate on the stigma and the resulting pollen tubes grow through the tissues of the stigma and style and reach the ovule. Ovule तक पहुंचती है। The pollen tubes enter the embryosac. एम्ब्रियोसेक में माइक्रोपाइलर एंड से पोलन ट्यूब अंदर एंटर करेगी, जहां से मेल गेमिट्स 2 मेल गेमिट्स रिलीज किए जाते हैं। एक मेल गेमिट किसके साथ फ्यूज होगा? एक सेल के साथ, सिंगेमी कहते हैं। क्या बनेगा? डिप्लॉइड जाइगोट। द अदर मेल गेमिट, दूसरा मेल गेमिट फ्यूजेस विद द डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस। क्या बनेगा? ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिसको शॉर्ट में PEN कहते हैं। बिकॉज ऑफ द अकरेंस ऑफ 2 फ्यूजन, क्योंकि 2 फर्टिलाइजेशन यहां पर हो रहे हैं, 2 फ्यूजन हो रहे हैं। एक सिंगेमी जो ट्रू फर्टिलाइजेशन है, एक ट्रिपल फ्यूजन क्योंकि ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस बन रहा है। दिस इवेंट इज टर्म्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन। तो एंजियोस्पर्म्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है बच्चों, एंजियोस्पर्म्स में ही आपको ये डबल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा।
यहां तक किसी भी तरह का बच्चों कोई डाउट हो तो प्लीज बता दें। यहां तक कोई भी डाउट हो तो प्लीज बता दें। क्लियर भाई सब कुछ? क्लियर हो तो भी बता दो, नहीं हो तो भी बता दो भाई, ताकि फिर मैं आगे बढ़ूं। लास्ट टॉपिक बचा है फिर इस चैप्टर का। चलो भाई क्लियर है, बढ़ते हैं आगे, है ना। तो लास्ट में देखो डबल फर्टिलाइजेशन के बाद क्या लिखा है एनसीईआरटी ने, एन इवेंट यूनिक टू एंजियोस्पर्म्स। यूनिक टू एंजियोस्पर्म्स मतलब सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में देखने को मिलता है। द ज़ायगोट डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो विद वन और टू कोटिलेडोन्स। टू कोटिलेडोन्स किस में बनेंगे, डायकोट्स के अंदर, वन मोनोकोट्स के अंदर। एंड द पीईएन प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डेवलप्स इनटू एंडोस्पर्म व्हिच प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। तो यहाँ पर आपको होगा कि सर जाइगोट के साथ साथ जो पीईएन बन रहा है उसका क्या काम है बच्चों, तो ये जो पीईएन बन रहा है इसका काम होता है डेवलपिंग जाइगोट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। ठीक, द सिनर्जिड्स एंड एंटीपोडल्स डिजेनरेट हो जाते हैं बच्चों फर्टिलाइजेशन के बाद, फर्टिलाइजेशन के बाद उनका कोई काम बचता नहीं है। ड्यूरिंग दीज इवेंट्स द ओवल्स डेवलप इनटू सीड्स एंड द ओवरीज, जो बाहर ओवरी सराउंडिंग ओवरी वो फ्रूट बनाएगी। लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म आपको इस फिगर में बता रखी है। ठीक है, तो सिंपल है, आप यहां से देख सकते हो, देखो ये एंड्रोशियम को रिप्रेजेंट कर रहा है स्टेमन। यहां से चालू करते हैं अपन, फिलामेंट और एंथर होता है। एंथर के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम यानी कि वो स्ट्रक्चर जिसके अंदर माइक्रोस्पोर्स बनेंगे। माइक्रोस्पोर कैसे बनते हैं बच्चों, पोलन मदर सेल होती है डिप्लॉयड, उसमें मियोसिस होता है, उससे 4 माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। हर माइक्रोस्पोर मेच्योर होकर क्या बनाता है, एक पोलन ग्रेन। हर पोलन ग्रेन में 2 मेल गेमीट होते हैं। ठीक है, जब ये स्टिग्मा के ऊपर लैंड करते हैं तो पोलन ट्यूब बनती है। पोलन ट्यूब के अंदर ये 2 मेल गेमीट्स रिलीज कर दिए जाते हैं बच्चों। कहाँ पहुंचेंगे ये जो मेल गेमीट्स हैं, ये एम्ब्रियो सेक के अंदर पहुंचेंगे। एम्ब्रियो सेक कैसे बना वो भी साथ में देख लेते हैं। तो ये पिस्टल है बच्चों, 3 पार्ट्स होते हैं, ओवरी स्टाइल स्टिग्मा, जो गायनोशियम है फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर उसको रिप्रेजेंट करती है। उसमें जो मेगास्पोर फॉर्मिंग स्ट्रक्चर होता है मेगास्पोरेंजियम यानी कि ओव्यूल कहलाता है बच्चों। उसके अंदर मेगास्पोर मदर सेल होती है, डिप्लॉयड मियोसिस होता है, मेगास्पोर बनते हैं 4, एक बचता है 3 डिजेनरेट, और जो एक बचता है वो एम्ब्रियो सेक बनाता है बच्चों। एम्ब्रियो सेक में सारी सेल्स मैंने आपको बता दी। माइक्रोपाइलर एंड से जिधर एक अपरेटस होता है, 2 सिनर्जिड और एक सेल बच्चों, उधर से पोलन ट्यूब एंटर करती है, मेल गेमीट एंटर करते हैं। एक मेल गेमीट एक के साथ फ्यूज होता है और दूसरा मेल गेमीट बीच में जो 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं उनके साथ फ्यूज होता है। एग और एक मेल गेमीट के फ्यूजन से जाइगोट बनता है बच्चों। जाइगोट एम्ब्रियो में डेवलप होता है, यहाँ पर 2 कोटिलेडोन्स हैं तो डाइकोट का एग्जाम्पल है बच्चों। और फिर ये अल्टीमेटली जो सीड यहाँ पर बनेगा उसमें 2 कोटिलेडोन वाला सीड है, तो जाइगोट सीड बन रहा है और सीड से एक पूरा का पूरा नया प्लांट बनता है बच्चों। आगे बात समझ में क्लियर है? ठीक है, जितनी भी डिप्लॉयड यहाँ पर जर्नी हो रही है उसमें जो डिप्लॉयड पार्ट है बच्चों वो स्पोरोफाइटिक जनरेशन कहलाती है, और जो हेप्लॉयड पार्ट्स हैं बच्चों वो गेमेटोफाइटिक जनरेशन के अंदर आते हैं। अब अगेन लास्ट टॉपिक बट इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों इस चैप्टर का, प्लांट लाइफ साइकिल्स के बारे में हम बात करेंगे एंड ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस। वैसे देखो ऑलरेडी इस टॉपिक में जो हम पढ़ रहे हैं ना, ऑलरेडी वो हम पढ़ चुके हैं चैप्टर में। हमने सबके अंदर सबकी लाइफ साइकिल देखी है। किसी में हमने देखा गेमेटोफाइटिक फेज डोमिनेंट था लोअर प्लांट्स के अंदर, जैसे जैसे हम हायर प्लांट्स की तरफ आने लगे, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म, टेरिडोफाइट्स की हमने बात करी तो हमने बोला स्पोरोफाइटिक फेज इज द डोमिनेंट फेज। लेकिन एक चीज सब में कॉमन हमने देखी कि ऑल्टरनेशन चल रहा है जनरेशन का, एक बार स्पोरोफाइट फिर गेमेटोफाइट फिर स्पोरोफाइट फिर गेमेटोफाइट। तो ये जो ऑल्टरनेटिंग जनरेशन आती है, एक बार स्पोरोफाइट फिर गेमेटोफाइट, स्पोरोफाइट गेमेटोफाइट, ये तो होता है बच्चों ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, है ना। अब इसमें वेरिएशंस क्या है वो हमें देखना है। किसी में डिप्लॉयड फेज सबसे ज्यादा डोमिनेंट फेज और मोस्ट ऑफ द टाइम वही रहता है ना। किसी में हेप्लॉयड फेज ही मोस्ट ऑफ द टाइम रहता है, जो डिप्लॉयड स्पोरोफाइटिक फेज है बहुत शॉर्ट लिव्ड होता है। किसी में दोनों काफी समय तक सिग्निफिकेंट रहते हैं। किसी में एक डोमिनेंट है इंडिपेंडेंट है, दूसरा पूरी तरह से डिपेंडेंट है, किसी में दोनों इंडिपेंडेंट है। उस बेसिस पर लाइफ साइकिल्स को हमने अलग अलग नाम दिए हैं, किसमें कौन सी मिलती है ना। कुछ मेंबर्स ऐसे भी हैं, मतलब कुछ ग्रुप्स इनफैक्ट मैं कहूंगा जिनमें, जैसे हम सिंपल एल्गी या ब्राफाइट्स की बात करें, एक से ज्यादा टाइप की लाइफ साइकिल भी आपको देखने को मिल सकती है बच्चों। स्टार्ट करते हैं।
In plants, both haploid and diploid cells can divide by mitosis. This ability leads to the formation of different plant bodies, that is haploid as well as diploid, है ना। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ा कारण है कि प्लांट्स में हमें दो तरह की जनरेशंस देखने को मिलती है, या मेन जनरेशन या डोमिनेंट फेजेस देखने को मिलते हैं। हैप्लॉइड डोमिनेंट फेज भी देखने को मिलता है और डिप्लॉइड डोमिनेंट फेज भी देखने को मिलता है, क्योंकि पूरी की पूरी प्लांट बॉडी भी हैप्लॉइड हो सकती है, क्योंकि हैप्लॉइड सेल्स में भी माइटोटिक डिवीजन करने की कैपेसिटी यहाँ पर होती है। जनरली एनिमल्स के अंदर हम बात करें तो माइटोटिक डिवीजन करने की कैपेसिटी जो होती है बच्चों, वो डिप्लॉइड सेल्स के अंदर होती है, हैप्लॉइड के अंदर नहीं होती, गेमीट्स के अंदर नहीं होती, लेकिन यहाँ पर हैप्लॉइड सेल्स के अंदर भी वो कैपेसिटी देखने को मिलती है। The haploid plant body produces gametes by mitosis. This plant body represents a gametophyte. ठीक, तो लोअर प्लांट्स जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एल्गी ब्रायोफाइट में हमने बात करी थी बच्चों, वहां पर जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो हैप्लॉइड होती है और वहां पर माइटोसिस से गेमीट बनते हैं। यहाँ पर जो प्लांट बॉडी है, कोई भी जनरेशन हो, चाहे हम हायर प्लांट्स की बात करें, चाहे एंजियोस्पर्म, जिनोस, या लोअर प्लांट्स की बात करें हम, एल्गी ब्रायोफाइट, है ना, सभी के अंदर जो गेमीट फॉर्मिंग जनरेशन है वो गेमेटोफाइट कहलाएगी। ये एक चीज कॉमन है, इसमें कोई वेरिएशन नहीं है, कोई एक्सेप्शन नहीं है ना। अब वो जो गेमीट फॉर्मिंग फेज है बच्चों वो हैप्लॉइड होता है। अब वो अलग बात है कि यहाँ पर जो हैप्लॉइड फेज है वो मेन प्लांट बॉडी यानी कि मेन डोमिनेंट फेज है, तो ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बात समझ में कहलाएगा तो गेमेटोफाइट ही। Following fertilization, the zygote also divides by mitosis to produce a diploid sporophytic plant body. Haploid spores are produced by this plant body by meiosis. This in turn divides by mitosis to form a haploid plant body once again. ठीक है, ये मेनली लाइफ साइकिल किसकी हो गई, लोअर प्लांट्स की, जहां पर जो डोमिनेंट फेज होता है वो गेमेटोफाइटिक फेज होता है। Thus, during the life cycle of any sexually reproducing plant, there is an alternation of generations between gamete-producing haploid gametophyte and spore-producing diploid sporophyte. ये generation सब में आपको दिखेगा जितने भी plants sexually reproduce कर रहे हैं। However, different plant groups as well as individuals representing them differ in the following pattern. ये जो दो जनरेशन है ये तो सब में मिलेगी, जितने भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग प्लांट्स है सब में, लेकिन इनके पैटर्न्स में किसमें स्पोरोफाइट लंबा, किसमें जो गेमेटोफाइटिक फेज है वो लंबा, किसमें स्पोरोफाइट डोमिनेंट, किसमें गेमेटोफाइट डोमिनेंट, उसके बेसिस पर देयर कैन बी डिफरेंट लाइफ साइकिल्स। बेटा किसका स्ट्रक्चर नहीं है जुबेर, एनसीईआरटी में किसका स्ट्रक्चर नहीं है? एनसीईआरटी में एम्ब्रियो सेक का स्ट्रक्चर नहीं होगा, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर है, क्योंकि यहां पर नहीं है। स्पोरोफाइटिक जनरेशन इज रिप्रेजेंटेड ओनली बाय दी, एक मिनट बच्चों, हेडिंग लगा लेना आपके नोट्स में, कोई बात नहीं, है ना। सबसे पहले हम कौन सी लाइफ साइकिल देख रहे हैं बच्चों, हैप्लॉन्टिक, है ना। सबसे पहले कौन सी लाइफ साइकिल देख रहे हैं, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देख रहे हैं बच्चों अपन। क्या होता है देखो, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के अंदर स्पोरोफाइटिक जनरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय ओनली वन सेल जाइगोट। कब बोलेंगे हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, जब मेन डोमिनेंट फेज लाइफ साइकिल में कौन सा फेज है, हैप्लॉइड फेज। भाई जो डोमिनेंट होगा उसके नाम पे आप लाइफ साइकिल रखोगे। तो यदि मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड है, गेमेटोफाइटिक फेज डोमिनेंट फेज है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वही रहता है। स्पोरोफाइटिक फेज सिर्फ वन सेल्ड जाइगोट के फॉर्म में आता है या वो शॉर्ट लिव्ड होता है, ऐसी लाइफ साइकिल को बच्चों हम कहते हैं हैप्लॉन्टिक। देयर आर नो फ्री लिविंग स्पोरोफाइटिक फेज, स्पोरोफाइटिक फेज गेमेटोफाइट पे डिपेंडेंट होता है। Meiosis in the zygote results in the formation of haploid spores। तो यहां पर होगा क्या बच्चों, जो मेन प्लांट बॉडी है, इसको बहुत इजी वे में समझेंगे हम, जो मेन प्लांट बॉडी है वो हैप्लॉइड है, ठीक है। क्या बनाएगी, हैप्लॉइड गेमीट्स, गेमीट्स तो हैप्लॉइड ही होते हैं पता है हमें, तो गेमीट्स बन गए। कैसे बनेंगे, माइटोसिस से बनेंगे, क्योंकि ऑलरेडी प्लांट बॉडी कैसी है, हैप्लॉइड है। गेमीट्स का फ्यूजन होगा, गेमीट्स के फ्यूजन से डिप्लॉइड जाइगोट बनेगा। जाइगोट हमेशा डिप्लॉइड ही बनेगा, ये भी ध्यान रखना, कोई भी हो जाइगोट हमेशा डिप्लॉइड ही होगा। अब यहां पर डिप्लॉइड फेज को हम स्पोरोफाइटिक फेज कहते हैं। इसके पहले तक गेमीट्स थे, मेन प्लांट बॉडी भी हैप्लॉइड थी, तो ये पूरा फेज क्या है, हैप्लॉइड फेज यानी कि गेमेटोफाइटिक फेज, ये डिप्लॉइड फेज यानी कि स्पोरोफाइटिक फेज, लेकिन ये सिर्फ एक ही सेल तक सीमित है। यहां पर जाइगोट बनेगा, जाइगोट आगे माइटोटिकली डिवाइड होकर स्पोरोफाइटिक फेज को आगे डेवलप नहीं कर रहा है, ये जाइगोट हाथों हाथ क्या शो करेगा, मियोसिस। क्या शो करेगा, मियोसिस, और मियोसिस से क्या बनाएगा, स्पोर्स। क्या बनाएगा,
स्पोर्स। कैसे? मियोसिस से बन रहे हैं तो हेप्लॉइड बनेंगे और ये स्पोर्स जर्मिनेट होंगे, जर्मिनेट होकर वापस से एक नया प्लांट बनाएंगे और अगेन प्लांट कैसा बन रहा है? हेप्लॉइड। वापस से एक नया प्लांट बन गया जिसमें मेन प्लांट बॉडी हेप्लॉइड है। तो यहां पर आप देख सकते हो कि पूरी लाइफ साइकिल में जो डोमिनेंट फेज है वो हेप्लॉइड फेज है। डिप्लॉइड फेज यानी कि स्पोरोफाइटिक फेज इज रिप्रेजेंटेड ओनली बाय अ सिंगल सेल्ड जाइगोट। सिर्फ जाइगोट के फॉर्म में स्पोरोफाइटिक फेज आता है, हाथों हाथ उसमें मियोसिस होता है और वो खत्म, डिसअपीयर हो जाता है। और ये जाइगोट बन भी कहां रहा है? मेन प्लांट बॉडी के ऊपर, यानी कि उसके ऊपर डिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस स्पोरोफाइटिक फेज की नहीं होती। यदि ऐसी लाइफ साइकिल कहीं देखने को मिल रही है जैसे अभी मैंने आपको बताई है, तो ये कैसी लाइफ साइकिल कहलाएगी? दिस विल बी टर्म्ड एज हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। क्या कहलाएगी ये? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहलाएगी बच्चों। तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल आई नहीं आई समझ में बच्चों? ये लाइफ साइकिल इंपॉर्टेंट है ना, इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो अब पढ़ लेते हैं, एक बार रीडिंग लगा लेते हैं हैप्लॉन्टिक की, बहुत सिंपल है। The haploid spores divide mitotically and form the gametophyte. The dominant photosynthetic phase in such plants is the free living gametophyte. जो डोमिनेंट फेज है फोटोसिंथेटिक फेज है, जो मेन प्लांट बॉडी है वो गेमेटोफाइटिक है, हैप्लॉइड है। दिस काइंड ऑफ लाइफ साइकिल इज टर्म्ड एज हैप्लॉन्टिक। ज्यादातर किसमें मिलेगी? लोअर प्लांट्स के अंदर, एल्गी के अंदर। एग्जांपल्स आपको दे रखे हैं बच्चों। एल्गी में आपको एक से ज्यादा टाइप ऑफ लाइफ साइकिल देखने को मिलती है, अभी आगे देखेंगे हम। तो स्पेसिफिक एग्जांपल्स हमें याद रखने पड़ेंगे बच्चों। वॉलवॉक्स, स्पायरोगायरा एंड सम स्पीशीज ऑफ क्लेमाइडोमोनास रिप्रेजेंट दिस पैटर्न। ठीक है, क्लियर? सेकेंड टाइप ऑफ लाइफ साइकिल देखते हैं बच्चों, हैप्लॉन्टिक की जस्ट उल्टी, दैट इज डिप्लॉन्टिक। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल समझ में आ गया होगा, जहां पर डिप्लॉइड फेज यानी कि स्पोरोफाइटिक फेज डोमिनेंट, मोस्ट ऑफ द टाइम वही रहेगा। जो हैप्लॉइड फेज होगा यानी कि गेमेटोफाइटिक फेज शॉर्ट लिव्ड होगा, बहुत कम समय के लिए बनेगा और डिपेंडेंट भी होगा। On the other extreme is the type where in the diploid sporophyte is the dominant photosynthetic independent phase of the plant. The gametophytic phase is represented by single to few celled haploid gametophyte. This kind of life cycle is termed as diplontic. Again, Elga fucus species represents this pattern. In addition, all seed-bearing plants, that is gymnosperms and angiosperms, follow this pattern with some variations wherein the gametophytic phase is few to multicell. तो जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स आज ही अपन ने पढ़ा है बच्चों, और पर्टिकुलरली एंजियोस्पर्म्स में आपको समझ में आ गया होगा। मेन प्लांट बॉडी डिप्लॉइड होती है यानी कि स्पोरोफाइट को रिप्रेजेंट करती है ना। मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स भी उसी के ऊपर डेवलप हो रहे हैं जो डिप्लॉइड होते हैं, और उनके अंदर गेमीट का फॉर्मेशन होता है। वो जो गेमीट है बच्चों, वो गेमीट या गेमेटोफाइट, जैसे हम पोलन ग्रेन्स की बात करें, वो गेमेटोफाइट कुछ सेल्ड स्ट्रक्चर है और वो हैप्लॉइड फेज यानी कि गेमेटोफाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट वो मेन प्लांट बॉडी पर ही बन रहा है यानी कि स्पोरोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस उसकी नहीं है। और जैसे ही गेमेट्स में फ्यूजन होगा तो डिप्लॉइड जाइगोट बन जाएगा, वापस से स्पोरोफाइटिक फेज चालू हो जाएगा। तो जो हैप्लॉइड फेज है जिम्नोस्पर्म्स में और एंजियोस्पर्म्स में बहुत छोटा होता है, एंड अगेन क्योंकि छोटा होता है, डिप्लॉइड फेज लंबा होता है, डोमिनेंट होता है, मेन प्लांट बॉडी भी डिप्लॉइड होती है यानी कि स्पोरोफाइटिक होती है, इसीलिए जो लाइफ साइकिल है बच्चों जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स की, दैट इज डिप्लॉन्टिक। तो अब आप कैसे याद रखोगे? एल्गी में मेनली हैप्लॉन्टिक, जिम्नोस्पर्म्स एंजियोस्पर्म्स में मेनली डिप्लॉन्टिक, है ना। हाँ, कुछ एल्गी में, एक एग्जांपल आपको याद रखना है फ्यूकस, जिसमें आपको डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखने को मिलेगी। लास्ट जो हमें याद रखना है बच्चों, वो दोनों का कॉम्बिनेशन है, देख लेते हैं, है ना। हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखेंगे तो फर्स्ट हैप्लॉन्टिक पढ़ी, दूसरी डिप्लॉन्टिक पढ़ी, तीसरी हम देख रहे हैं बच्चों हैप्लो डिप्लॉन्टिक। ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स इंटरेस्टिंगली एग्जिबिट एन इंटरमीडिएट कंडीशन। तो अभी मैंने आपको इसीलिए तो बोला, कैसे याद रखोगे? एल्गी मेनली हैप्लॉन्टिक, ऊपर के दोनों जिम्नोस्पर्म्स एंजियोस्पर्म्स मेनली, उनमें तो है डिप्लॉन्टिक है ना। सबसे नीचे का एल्गी मेनली हैप्लॉन्टिक। एल्गी में मेनली हैप्लॉन्टिक इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उनमें दोनों बाकी के हैप्लोडिप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक दोनों मिल जाती है कुछ एग्जांपल्स के अंदर, कुछ मेंबर्स के अंदर बच्चों। तो एल्गी में मेनली हैप्लॉन्टिक, जिम्नोस्पर्म्स एंजियोस्पर्म्स में ओनली डिप्लॉन्टिक, बीच के दो मेंबर्स जो बचे, ग्रुप्स बचे, ब्रायोफाइट्स टेरिडोफाइट्स, उनमें हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो ऐसा तो बहुत इजीली याद रह जाएगा, और क्वेश्चन मेनली यही बनता है। बोथ फेजेस आर मल्टीसेलुलर, हाउएवर अब यहां पर इन दोनों के अंदर स्पोरोफाइटिक फेज भी रिलेटिवली ठीक ठाक समय के लिए रहता है, मल्टीसेलुलर होता है। जो गेमेटोफाइटिक फेज है वो भी ठीक ठाक समय के लिए रहता है, मल्टीसेलुलर होता है। इनफैक्ट दोनों की कई मेंबर्स में ऐसे मेंबर्स हैं जहां पर दोनों आपको इंडिपेंडेंट भी मिल जाएंगे,
एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते, है ना, तो वेरिएशन है यहाँ पर. However, they differ in their dominant phases. A dominant independent photosynthetic thalloid or erect phase is represented by haploid gametophyte, and it alternates with the short-lived multicellular sporophyte, totally or partially dependent on the gametophyte for its anchorage and nutrition. All bryophytes represent this pattern. एल्गी और ब्रायोफाइट्स दोनों में मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड यानी कि गेमेटोफाइटिक फेज होता है, गेमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करती है ना. तो ब्रायोफाइट्स के अंदर भी मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड होती है, जो डोमिनेंट फेज होता है, इंडिपेंडेंट होता है, फोटोसिंथेटिक होता है ना, और उसी के ऊपर हैप्लॉइड डिप्लॉइड स्पोरोफाइटिक फेज बनता है, जो यूजुअली शॉर्ट लिव्ड होता है. तो ब्रायोफाइट्स में मिलेगी तो हैप्लोडिप्लॉन्टिक, लेकिन याद क्या रखना है कि यहाँ पर हैप्लॉइड फेज इज द डोमिनेंट फेज और द मेन फेज बच्चों. ठीक है, टेरिडोफाइट्स के बारे में बात करते हैं. The diploid sporophyte is represented by a dominant independent photosynthetic vascular plant body. It alternates with the multicellular sporophyte, saprophytic or autotrophic, independent but short-lived haploid gametophyte. Such a pattern is known as haplodiplontic life cycle. All pteridophytes exhibit this pattern. टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स तीनों में मेन प्लांट बॉडी डिप्लॉइड होती है यानी कि स्पोरोफाइट होती है बच्चों. जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स में तो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल हमने पढ़ी ली. डिप्लॉइड फेज द मेन फेज, डोमिनेंट फेज मोस्ट ऑफ द टाइम वही रहता है. हैप्लॉइड बहुत शॉर्ट लिव्ड होता है. लेकिन टेरिडोफाइट्स में क्या होता है, मेन प्लांट बॉडी तो स्पोरोफाइट है, डिप्लॉइड है, इंडिपेंडेंट है, फोटोसिंथेटिक है, बट उसके कंपैरिजन में हैप्लॉइड फेज जो होता है यानी कि गेमेटोफाइटिक फेज शॉर्ट लिव्ड होता है. बट मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट्स में ये हैप्लॉइड फेज यानी कि गेमेटोफाइटिक फेज भी आपको इंडिपेंडेंट मिलेगा. काफी केसेस में खुद का खाना यानी कि फोटोसिंथेटिक भी होता है, बना सकता है. कुछ सेप्रोफाइटिक भी होते हैं बट मल्टीसेलुलर होता है. अगेन है तो हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, बट यहां पर कौन सा फेज डोमिनेंट है, डिप्लॉइड फेज ज्यादा डोमिनेंट है इन कंपैरिजन टू दी हैप्लॉइड फेज. मेनली किसमें देखने को मिलेगा, टेरिडोफाइट्स के अंदर बच्चों, है ना. इंटरेस्टिंगली जो मैंने आपको शुरुआत में पॉइंट बताया था अभी इस टॉपिक के, कि एल्गी में तीनों तरह की आपको मिल जाएगी. मोस्ट एल्गल जेनेरा आर हैप्लॉन्टिक. तो मेनली तो एल्गा में आपको क्या याद रखना है कि एल्गी के अंदर मेनली हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल मिलती है, बट सम ऑफ देम, कुछ एग्जांपल्स आपको दे रखे हैं बच्चों. फ्यूकस ऑलरेडी अपन ने देख लिया डिप्लॉन्टिक, वो भी याद हो गया. मोस्ट ऑफ देम हैप्लॉन्टिक. हैप्लोडिप्लॉन्टिक भी आपको देखने को मिल जाएगी, लाइक एक्टोकार्पस, लाइक पॉलीसाइफोनिया एंड कैल्प्स के अंदर बच्चों, है ना. तो एल्गी ऐसा ग्रुप है जिसमें आपको तीनों तरह की लाइफ साइकिल देखने को मिलती है. हैप्लॉन्टिक भी, डिप्लॉन्टिक, फ्यूकस एग्जाम्पल है बच्चों, और हैप्लोडिप्लॉन्टिक भी, इसमें एक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनिया और कैल्प्स एग्जाम्पल हैं. डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल आपसे कोई पूछे, सिर्फ जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स, आपको यदि एंजियोस्पर्म्स का यदि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस याद है तो डिप्लॉइड फेज आप डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल आराम से एक्सप्लेन कर सकते हो बच्चों. हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में गेमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी होगी यानी कि हैप्लॉइड प्लांट बॉडी होगी. डिप्लॉइड फेज सिर्फ एक जाइगोट रिप्रेजेंट करता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता. दैट इज द हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. यदि दोनों जो फेजेस हैं, स्पोरोफाइटिक एंड गेमेटोफाइटिक फेजेस, वो इंटरमीडिएट टाइम के लिए रहते हैं, दोनों ही रिलेटिवली लंबे होते हैं, तो हैप्लोडिप्लॉन्टिक होती है बच्चों. उसमें हैप्लॉइड ज़्यादा लंबा है, डिप्लॉइड फेज कम थोड़ा छोटा है, मेनली डिपेंडेंट है. ब्रायोफाइट्स के अंदर देखने को मिलेगी. डिप्लॉइड डोमिनेंट है और हैप्लॉइड शॉर्ट लिव्ड है बच्चों रिलेटिवली, वो आपको टेरिडोफाइट्स के अंदर देखने को मिलेगी. तो आई थिंक लाइफ साइकिल वाला पार्ट भी क्लियर, पूरा चैप्टर क्लियर हो गया बच्चों. चैप्टर में कहीं पर भी कोई भी डाउट हो तो जो बच्चे अपने डाउट सॉल्विंग ग्रुप में जुड़े हुए हैं वो वहाँ पर पूछ सकते हैं. जो नहीं जुड़े हुए हैं वो टेलीग्राम ग्रुप पे जो पूछ सकते हैं बच्चों. बाद में ये लेक्चर जब भी पब्लिक होगा चैनल पे रिलेटिवली लेट होता है. लाइव लेक्चर्स ओनली एंड ओनली उन्हीं बच्चों पे एक्सेसिबल हैं जो सोचिंग ऐप पर कोर्स सब्सक्राइबर्स हैं. यदि आप भी हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं बाय डाउनलोडिंग सोचिंग ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर. आज के लेक्चर में इतना है बच्चों. दिस इज ऑल इन दिस लेक्चर फ्रॉम योर फ्रेंड मेंटेन मोटिवेटेड डॉक्टर अंशुमन. कल 12th क्लास का चैप्टर है बच्चों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉरेन प्लांट्स को कंटिन्यू करेंगे. बायोलॉजी के सभी लेक्चर्स अब से बच्चों इवनिंग में ही हुआ करेंगे. इन द टाइम टेबल आपको मॉर्निंग में शेड्यूल्ड है, बट क्योंकि मॉर्निंग में कभी मेरी सर्जरीज आ जाती है, कभी कुछ है ना, हॉस्पिटल से रिलेटेड वर्क, तो अपने केबल लेक्चर्स जो हैं डिस्टर्ब हो जाते हैं, मुझे पोस्टपोन करने पड़ते हैं. तो इसीलिए अब ये कराए कि भाई हॉस्पिटल से फ्री होने के बाद ही मैं लेक्चर्स लिया करूँगा. तो बायोलॉजी लेक्चर्स अब आपके इवनिंग में ही हुआ करेंगे. रिवाइज्ड टाइम टेबल जो है चारों बैचेस का जोश जुनून समर्पण संपूर्ण कल आपको एक बार वापस से शेयर कर दिया जाएगा विद प्रॉपर टाइमिंग्स. बच्चों पढ़ते रहें. प्लांट किंगडम के कंप्लीट नोट्स आपके डाल दिए गए हैं ऐप के ऊपर बच्चों, आप उनको देख लेना. ठीक है. दिस इज ऑल इन दिस लेक्चर. वंस अगेन गुड बाय, टाटा, टेक केयर.